गुड मॉर्निंग क्लास। आज 28 सितंबर है। लास्ट क्लास में हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए थे। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। और हमने स्टार्ट कर दिया था कि हाउ वी विल चेंज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच, कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हमने ये जाना था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस आखिर हम कहते किसे हैं, कि वो सेंटेंस जो कि हमें सेंस देते हैं, किसका, प्रे का, रिक्वेस्ट का, कमांड का, सजेशन का, एक्सेट्रा, इनका जो हमें सेंस देते हैं उन्हें हम कौन से सेंटेंस कहेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमने फर्स्ट रूल ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास से या से टू हो तो उसको हम आस्क, परस्यूड, इम्प्लोर, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एक्सेट्रा आदि के इनके अंदर चेंज कर सकते हैं। सेज या सेज टू हो तो आस्क, परस्यूड्स, इम्प्लोर्स, बैग्स, एक्सेट्रा इनके अंदर चेंज कर सकते हैं। और सेड या सेड टू हो तो आस्क्ड, इम्प्लोर्ड, ऑर्डर्ड, एक्सेट्रा में हम चेंज कर सकते हैं। फिर हमने सेकंड रूल पढ़ा था कि हम कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को किससे रिप्लेस करेंगे, टू से। किससे रिप्लेस करेंगे हम, टू से। यहां तक हमने हमारी लास्ट क्लास, जो कि हमारी लास्ट क्लास 26 सितंबर को हुई थी, वहां तक हमने पढ़ लिया था। आज 28 सितंबर को हम आगे के कुछ रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे वाले रूल। अब देखो कि जो हमने लास्ट क्लास में जो हमने रूल नंबर सेकंड लिखा था कि कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम टू से रिप्लेस करेंगे, उसके जस्ट बाद में आपको नोट लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है आपको, नोट लिखना है। ध्यान से देखिए, whether or not to use object after reporting verb, whether or not to use object after reporting verb, use object after reporting verb in indirect speech। देखो ये क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से समझना है कि अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर, अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट गिवन है या नहीं है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट हमारे को दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, और नहीं दिया हुआ है तो उसका क्या, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट गिवन है या नहीं गिवन है तो आपको क्या करना है कि इनडायरेक्ट स्पीच में तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना ही लिखना होगा इंपेरेटिव सेंटेंस में। ये रूल कह रहा है। रूल क्या कह रहा है हमारे को कि इंपेरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट गिवन है या नहीं है तो उस इंपेरेटिव सेंटेंस का जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट जरूर लिखना ही है। ये पहला नोट है। तो जो हमने लास्ट जो सेकंड नंबर का रूल लिखा था उसके बाद में ही आपको ये नोट लिखना है। समझ में आ गई मेरी बात, समझ में आया रूल कि अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है या अगर हमारे को ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो उस स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट बनाते वक्त हमें ऑब्जेक्ट लिखना ही लिखना है, कंपल्सरी है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट, रिमूव, फिर सेमीकोलन का साइन लगाया हुआ है मैंने, सेमीकोलन का साइन लगाया है और ऐसा है सेमीकोलन का साइन, ये ऊपर डॉट और नीचे कॉमा, सेमीकोलन। रिमूव प्लीज, काइंडली, सर, मैडम। अगर डायरेक्ट स्पीच में, अगर डायरेक्ट स्पीच में प्लीज, काइंडली, सर या मैडम ऐसे शब्दों का यूज है, प्लीज, काइंडली, सर या मैडम ऐसे शब्दों का यूज है तो उनको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव का मतलब हटाना है। देखो मैंने रिमूव के बाद सेमीकोलन का साइन लगाया है और प्लीज के बाद कॉमा, काइंडली के बाद कॉमा, सर के बाद कॉमा और मैडम के बाद फुल स्टॉप मैंने लगाया है। तो सेमीकोलन का साइन मैंने रिमूव को अलग दिखाने के लिए लगाया है। ऐसा नहीं कि आप रिमूव को भी एक वर्ड समझ लें कि डायरेक्ट स्पीच में ऐसा रिमूव कोई वर्ड दिया हुआ होगा। डायरेक्ट स्पीच में क्या दिया हुआ होगा आपको, प्लीज, काइंडली, सर या मैडम, उसको आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट बनाते हैं क्या करना है, उसको रिमूव करना है। रिमूव का मतलब हटाना है। समझ में आ गई तक की बात।
आगे देखो ये क्या कह रहा है, रूल फोर्थ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फोर्थ फर्स्ट और फोर्थ सेकंड। तो पहला रूल क्या कह रहा है फोर्थ फर्स्ट का, इंस्टेड ऑफ सर मैडम यूज रेस्पेक्टफुली आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब एंड चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज्ड आफ्टर सर और मैडम। देखो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ सर मैडम यूज रेस्पेक्टफुली आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब, कि जब आप किसी इंपेरेटिव सेंटेंस का जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे और अगर इंपेरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपके पास लिखा हुआ है सर और मैडम, क्या लिखा हुआ है, किसी डायरेक्ट स्पीच में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, किसी डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में एक सेंटेंस दिया हुआ है जो कि इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर उस सेंटेंस में जो कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, अगर उस सेंटेंस में सर या मैडम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सर या मैडम लिखा हुआ है, तो जब हम उस सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सर और मैडम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टफुली लिखेंगे। हम सर और मैडम वाली टर्म का यूज नहीं करेंगे, हम वहां पर क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टफुली लिखेंगे। यहां तक की बात समझ में आई। आगे देखिए क्या कह रहा है, हम इंस्टेड ऑफ सर मैडम यूज रेस्पेक्टफुली आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब सर मैडम की जगह रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में, सर और मैडम की जगह पर हम रेस्पेक्टफुली लिखेंगे। और रेस्पेक्टफुली भी कहां पर लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में हम क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टफुली लिखेंगे सर और मैडम की जगह। एंड चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, और रिपोर्टिंग वर्ब को हम सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देखो सेंटेंस का मीनिंग के अकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि अगर सेंटेंस का मीनिंग रिक्वेस्ट वाला हो रहा है, ठीक है, तो हम रिक्वेस्ट वाली टर्म का यूज करेंगे। ऑर्डर वाला हो रहा है तो ऑर्डर वाली टर्म का यूज करेंगे। बैग वाला हो रहा है तो बैग वाली टर्म का यूज करेंगे। समझ में आई, जो कि हमने रूल नंबर फर्स्ट में लिख दिया था। और अकॉर्डिंग टू देयर टेंस ऑल्सो, टेंस भी हमारे पास वहां पर होगा। रूल समझ में आ रहा है ना। रूल क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है, उस डायरेक्ट स्टेटमेंट में रिपोर्टेड स्पीच में एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर क्लिक हो जाना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन आखिर होती क्या है। अब अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है और डायरेक्ट स्टेटमेंट में आपके पास लिखा हुआ है सर और मैडम, तो जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो सर और मैडम की जगह आप क्या लिखोगे, रेस्पेक्टफुली लिखोगे। क्या लिखोगे, रेस्पेक्टफुली लिखोगे। और रेस्पेक्टफुली को भी कहां पर लिखोगे, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में। समझ में आ गई मेरी बात। और अब अगर वो सेंटेंस आपको रिक्वेस्ट का, ऑर्डर का, कमांड का, एडवाइस का, सजेशन का, बैक का, प्रे का, इसका सेंस दे रहा है, तो आपको रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट वाली टर्म का यूज करना है, बैग है तो बैग वाली टर्म का यूज करना है, प्रे है तो प्रे वाली टर्म का यूज करना है, एक्सेट्रा जो भी टर्म आपको दी है उस वाली टर्म का यूज करना है। और वही टर्म हमारे लिए क्या बनेगी हमारे लिए, रिपोर्टिंग वर्ब। और उसी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में हम क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टफुली। ठीक है, रेस्पेक्टफुली ऑफ द सेंटेंस यूज्ड आफ्टर सर मैडम। ठीक है, The use of sir madam may also remain at the end of indirect speech. सर मैडम को, सर और मैडम को हम चाहें तो सेंटेंस के आखिर में भी लिख सकते हैं, अंत में भी लिख सकते हैं। अगर हम सर और मैडम लिखना चाहें तो हम सेंटेंस के आखिर में भी सर और मैडम को लिख सकते हैं। अभी जब एग्जाम्पल बताऊंगा तो उससे पूरी क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग के अंदर। नेक्स्ट है, इफ ऑब्जेक्ट इज यूज्ड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है, देन रेस्पेक्टफुली इज यूज्ड आफ्टर ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सर मैडम। तब हम सर और मैडम की जगह पर रेस्पेक्टफुली का यूज करेंगे। और रेस्पेक्टफुली भी कहां पर लिखेंगे, हम ऑब्जेक्ट के बाद में। समझ में आई मेरी बात, वापस समझो। इफ ऑब्जेक्ट इज यूज्ड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है,
अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, समझ में आई मेरी बात, then respectfully is used after object, तब हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट के बाद में सर और मैडम की जगह पर क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टफुली लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में सर और मैडम की जगह हम रेस्पेक्टफुली तब लिखेंगे जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट गिवन होगा। क्लियर हुई यहां तक की बात। नेक्स्ट रूल, फॉलो द जनरल रूल्स एज नीडेड। ठीक है, जनरल रूल्स हम जानते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग, जैसे उसकी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या करना है, इसको फॉलो करना है। यहां तक की बात समझ में आई। ठीक है, पहला रूल हमने परसों की क्लास में पढ़ लिया था, दूसरा रूल भी हमने 2 वाला भी पढ़ लिया था। उसके बाद ये नोट है, नोट वापस देख लो, वेदर और नॉट टू यूज ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना कंपलसरी होगा। नेक्स्ट है, अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर प्लीज, काइंडली, सर या मैडम शब्द दिए हुए हैं तो इनको हटा दो, रिमूव कर दो इनको। नेक्स्ट है, इंस्टेड ऑफ सर मैडम यूज रेस्पेक्टफुली आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, सर मैडम की जगह रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में हमें रेस्पेक्टफुली का यूज करना चाहिए एंड चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। और सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से, मीनिंग क्या होगा, रिक्वेस्ट वाला हो सकता है, ऑर्डर वाला हो सकता है, कमांड वाला हो सकता है, एडवाइस वाला हो सकता है, सजेस्ट वाला हो सकता है, प्रे वाला हो सकता है, बैग वाला हो सकता है, इंप्लोर वाला हो सकता है, परस्यूड वाला हो सकता है, वार्न वाला मीनिंग हो सकता है रिपोर्टिंग वर्ब का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में सर और मैडम की जगह क्या लिख देंगे, रेस्पेक्टफुली लिख देंगे। द यूज ऑफ सर मैडम मे ऑल्सो रिमेन एट द एंड ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपको सर मैडम का यूज भी करना है तो आप उसे क्या कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच के आखिर में आप सर और मैडम को लिख सकते हैं। और लास्ट है कि अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सर और मैडम की जगह रेस्पेक्टफुली आप कब लिखोगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में। अगर ऑब्जेक्ट गिवन है रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर ऑब्जेक्ट गिवन है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो सर और मैडम की जगह आप रेस्पेक्टफुली लिखोगे। और रेस्पेक्टफुली भी कहां पर लिखोगे आप, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में। और लास्ट है, फॉलो द जनरल रूल्स एज नीडेड। जैसे आपको जरूरत हो वैसा आप जनरल रूल्स को फॉलो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टेंस, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोनाउंस। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, अब मैं इसे मिटा देता हूं ताकि हम आगे बढ़े, कुछ एग्जांपल्स करें हम। ठीक है, the inspector said to him, the inspector said to him, call the witness, call the witness। यही है कॉल द विटनेस। अब देखो, द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस, ये रिपोर्टेड स्पीच की टर्म है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब देखो, कॉल द विटनेस, इंस्पेक्टर ने उससे कहा गवाह को बुलाओ। ठीक है, तो इंस्पेक्टर जो होगा वो उसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ना बैक करेगा, वो उसे क्या करेगा, ऑर्डर देगा। कोई भी जो व्यक्ति होगा, अगर इंस्पेक्टर को उस व्यक्ति से रिलेटेड किसी भी विटनेस को बुलाना होगा तो उसे क्या देगा,
ऑर्डर देगा। तो ये कॉल द विटनेस, ये कैसा सेंस दे रहा है? ऑर्डर का सेंस दे रहा है। कैसा सेंस दे रहा है? ऑर्डर का सेंस दे रहा है। और जब ये ऑर्डर का सेंस दे रहा है तो कौन सा सेंटेंस हुआ? ये इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। क्या सेंटेंस हुआ? ये इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। अब मुझे बताओ रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? सेड से मालूम पड़ गया पास्ट टेंस में। और रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट का सेंस कैसा आ रहा है? ऑर्डर का आ रहा है। कैसा आ रहा है? ऑर्डर का आ रहा है। तो मैं सेड टू की जगह क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? ऑर्डर। ऑर्डर्ड लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? सेड टू की जगह ऑर्डर्ड लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट का जो सेंस है, जो भाव है, वो कैसा आ रहा है मेरे पास? ऑर्डर का आ रहा है। और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इस वजह से मुझे ऑर्डर का भी पास्ट टेंस का ही यूज लेना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए क्या होगा? ऑर्डर्ड होगा। क्या होगा? ऑर्डर्ड होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका इनडायरेक्ट बनाना। द इंस्पेक्टर, सेड टू की जगह मैं लिख रहा हूं ऑर्डर्ड। द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम। अब मैंने आपको बताया था द इंस्पेक्टर ऑर्डर हिम, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा किससे रिप्लेस होगा? टू से। टू। द इंस्पेक्टर ऑर्डर हिम टू कॉल द विटनेस। टू कॉल द विटनेस। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर होगा द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द विटनेस। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि वो सेंटेंस का जो स्टेटमेंट है, वो जो सेंटेंस है उसका जो स्टेटमेंट है वो कैसा है? इंपेरेटिव है। और इंपेरेटिव में भी कौन सा सेंस दे रहा है? ऑर्डर का सेंस दे रहा है। दैट्स व्हाई हमने सेड टू की जगह किसको रिप्लेस किया है? ऑर्डर्ड को रिप्लेस किया है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। एक और एग्जांपल लेते हैं। He said to me, please help me. अब देखो, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा से पहले वाला हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। अब मुझे आप बताओ कि डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका सेंस कैसा है? प्लीज हेल्प मी। किसी ने मदद के लिए पुकारा है। इट मीन्स वो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। और सैड है, पास्ट टेंस है, तो रिक्वेस्ट का क्या लिख दूंगा मैं? रिक्वेस्टेड। क्या लिख दूंगा मैं? रिक्वेस्टेड। अब देखिए, ही सेड टू की जगह में क्या लिख दूंगा? रिक्वेस्टेड, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट का जो सेंस है वो रिक्वेस्ट वाला आ रहा है, और रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। इस वजह से मुझे भी रिक्वेस्ट की ही पास्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, जो कि होगी मेरे पास रिक्वेस्टेड। और मैं लिखूंगा मी, और कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को मैं रिप्लेस करूंगा टू से। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड मी टू। और मैंने आपको बोला हुआ है प्लीज, काइंडली और सर और मैडम वाले जो टर्म है उनको हमारे को रिमूव करना है, उनको हटाना है, इनको लिखना ही नहीं है मुझे। ठीक है, रूल में अपन ने लिखा हुआ है ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। हेल्प। अब मुझे बताओ ये क्या है? मी है। ठीक है, मी जो है वो हमारे फर्स्ट पर्सन में आई सब्जेक्ट का क्या है? ऑब्जेक्ट है। हमने ऑब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन का जो हमारे पास आई है उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही, और इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हिम। ये इसका आंसर होगा। He requested me to help him. He requested me to help him. स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। The doctor said
वॉक इन द मॉर्निंग। द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग। अब देखो, द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग, कॉमा के पहले वाला जो स्टेटमेंट है, कॉमा के पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो है वो हमारे पास है रिपोर्टेड स्पीच। अब मुझे बताओ, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है, क्या वो इंपेरेटिव स्टेटमेंट का सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है? हाँ बिल्कुल है, वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, जैसे कोई डॉक्टर है, उस डॉक्टर ने, अब देखो इस वाले एग्जांपल के अंदर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट गिवन ही नहीं है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट गिवन है ही नहीं। लेकिन हमने नोट में लिखा है, आज के नोट में ही हमने लिखा है कि चाहे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो या ना हो, गिवन हो या ना हो, हमें जब इनडायरेक्ट बनाना होगा तब हम उसका क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उसका ऑब्जेक्ट जरूर लिखेंगे। तो डॉक्टर ने कहा मुझसे, डॉक्टर ने मुझसे कहा वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह घूमा करो। तो डॉक्टर ने मुझे क्या किया है? डॉक्टर ने मुझे क्या किया है? सजेस्ट किया है। क्या किया मुझे? डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। डॉक्टर ने मुझे क्या किया है? सजेस्ट किया है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? डॉक्टर ने मुझे क्या किया है? सजेस्ट किया है। तो जब मैं इसका इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? द डॉक्टर सजेस्टेड, क्योंकि सेड है, पास्ट टेंस है, तो सजेस्ट की भी पास्ट टेंस लिखनी पड़ेगी, और ऑब्जेक्ट हो या ना हो ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, मी। द डॉक्टर सजेस्टेड मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा किससे रिप्लेस होंगे? टू से। द डॉक्टर सजेस्टेड मी। ठीक है, द डॉक्टर सजेस्टेड मी। और अगर सजेस्ट वाला अगर आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर ये एडवाइस भी तो दे रहा है, ठीक है, एडवाइस भी तो दे रहा है, तो आप चाहो तो ऑब्लिक करके, क्या करके, एक सेकेंड, आप चाहो तो देखिए ये सजेस्टेड, और आप चाहो तो ऑब्लिक करके एडवाइज्ड, सलाह भी दी है, लिख सकते हो, सजेस्टेड या एडवाइज कुछ भी लिख सकते हो। मी टू, यहां तक की बात किसको समझ में नहीं आई? द डॉक्टर सजेस्टेड और एडवाइज मी टू, ठीक है, लास्ट में कुछ नहीं करना हमारे को, वॉक इन द मॉर्निंग। समझ में आया? इस वाले स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट गिवन नहीं था, लेकिन नोट में हमने लिखा है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमारे को ऑब्जेक्ट लिखना कंपलसरी है। दैट्स व्हाई वी पुट मी हियर, दैट्स व्हाई वी पुट मी हियर। द डॉक्टर सेड मी टू, या सॉरी, द डॉक्टर सजेस्टेड और एडवाइज्ड मी टू वॉक इन द मॉर्निंग। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी या सुझाव दिया, सलाह और सुझाव दोनों एक ही चीज का अंतर, एक ही चीज का मीनिंग होती है, इस वजह से हम ये भी लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। The principal said to peon, go away at once. The principal said to peon, go away at once. प्रिंसिपल ने पियोन को कहा एक बार में ही चले जाओ। प्रिंसिपल ने पियोन को कहा एक बार में ही चले जाओ। इट मींस प्रिंसिपल ने पियोन को क्या दिया है? क्या दिया है? ऑर्डर दिया है। और जब ऑर्डर का सेंस आ रहा है तो कैसा सेंटेंस हुआ हमारे पास? ये इंपेरेटिव वाला सेंटेंस हुआ। जब ऑर्डर का सेंस आ रहा है तो कैसा सेंटेंस हुआ? इंपेरेटिव वाला सेंटेंस हुआ। ठीक है, तो अब इसका क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट बनाते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू को मैं लिख रहा हूं ऑर्डर्ड, क्योंकि सेड पास्ट टेंस में, इसलिए ऑर्डर की भी पास्ट टेंस लिखनी पड़ी। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड पियोन टू, कॉमा डबल इन्वर्टेड टू से रिप्लेस हो जाएगा, गो अवे
एट वंस। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, एक एग्जांपल एक और कर लेते हैं। She said, comma, double inverted comma, madam. She said, madam, I have a TV set. I have a TV set. She said, madam, I have a TV set. अब देखो, She said, madam, I have a TV set. अब इसका हम बनाते हैं she, ठीक है, she की जगह हमने she लिखा, ठीक है। अब मैं इसको चाहूं तो मैं said भी लिख सकता हूं said की जगह, क्योंकि उसने कहा ही है she said, madam, I have a TV set, ठीक है। तो she said, ठीक है, she said, मैडम किससे रिप्लेस हो जाएगा, रेस्पेक्टफुली। she said respectfully, ठीक है, she said respectfully that, she said respectfully that I had a TV set। ये इसका पूरा आंसर होगा। अब देखो इस वाले एग्जाम्पल के अंदर आपको कुछ चेंजेस लगे होंगे कि दैट कहां से आ गया और ये कहां से आ गया, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल के अंदर आपको बहुत सारे चेंजेस लगे होंगे, और इस वाले एग्जाम्पल की थ्योरी वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, मुझे आज ही कराना था ये वाला एग्जाम्पल, ताकि आप इस पर अपना थोड़ा सा दिमाग लगा सको कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल की थ्योरी मैं आपको कल वाली क्लास में कराऊंगा। इससे पहले वाले जो भी मैंने एग्जाम्पल कराए हैं वो मैंने आज वाले रूल से रिलेटेड कराए हैं। इस वाले एग्जाम्पल की जो बेस होना चाहिए, जो रूल होना चाहिए ऐसे वाले एग्जाम्पल का, वो आप मुझे इस वाले एग्जाम्पल्स के थ्रू बताएं कि क्या होना चाहिए, इसका बेस किस तरह, इसके रूल्स क्या बनने चाहिए, आखिर हमारे को इसमें क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं आज के और परसों के रूल से अलग, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है वैसे मैं आपको कल कराऊंगा, लेकिन फिर भी आपको इसको कोशिश करना तो है ही, आपको ट्राई जरूर कीजिएगा कि कैसे ये चीज हुई है। और तब तक के लिए हम कल मिलेंगे। थैंक्स क्लास।